Friends, in a previous lecture or a video for today, we studied what is inflation. उसके पहलू एस्पेक्ट्स जिन्हें अपन कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्स्ट्रा मैटर्स कहेंगे वो. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. फ्रेंड, ये शॉर्टकट में भी पूछते हैं एग्जाम में. स्टेट का मतलब अकाउंट नहीं होता, जस्ट मस्ती. मतलब आपको सिर्फ उसके कॉजेज को लिखना है और एक्सप्लेन का मतलब उसको डिटेल में बताना है. रिपीटिंग अगेन, आगे बढ़ने से पहले प्राइस बेवस्तुति अफेक्ट है, डिमांड एंड सप्लाई. तो फिर इन्फ्लेशन को अफेक्ट करने वाले दो ही फैक्टर होते हैं, डिमांड पुल वाले फैक्टर एंड कॉस्ट पुश. मुझे ये बताया, सेम डायलॉग जो भी कहा है, डिमांड क्यों इंक्रीज होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिमांड इंक्रीज. और अपना फैक्टर वही है कि मतलब इन शॉर्ट डिमांड बढ़ने से अगर इन्फ्लेशन होता है तो वो कौन से फैक्टर होंगे, डिमांड पुल वाले या कॉस्ट पुश वाले. डिमांड पुल, क्योंकि इसमें डिमांड एग्रीगेट टोटल इंक्रीज होगी किसके कंपैरिजन में फ्रेंड, सप्लाई के कंपैरिजन में. या तो सप्लाई एक तरफ कांस्टेंट होगा या वो स्लो रेट से बढ़ेगा. એટલે डिमांड बिचारी आगे, मतलब ये तो एक स्टोरी में दो भाई थे, एक प्रोग्रेस करता गया, मतलब वो डिमांड आगे बढ़ती गई. दूसरा बेचारा वहीं के वहीं है या स्लोली आगे बढ़ रहा है. तो फ्रेंड डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई उसे मैच नहीं करेगा, तो फ्रेंड उसे क्या कहा जाएगा फ्रेंड, डिमांड पुल वाले फैक्टर्स. मतलब ये आपको लिखना है डिमांड पुल वाले फैक्टर के पैराग्राफ में. अब अपन ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिमांड क्यों इंक्रीज होती है. उसके 3 रीजन है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग. पहला रीजन, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगा, इसकी वजह से सीधा गणित है ना. मुझे ये बताओ फ्रेंड, आपने अपनी डिमांड कब बढ़ाई होगी. तो आप सोचेंगे सर जયારે हमारी पॉकेट मनी 1000 आती है ना 1200 थी गई, जब शायद मेरी बर्थडे थी और मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले या न्यू ईयर हमने पांव पड़े हो. मतलब जયારે अपनी पास है नकद नारायण वधी जाए, डिमांड ऑटोमेटिक વધવાની જ. जो मॉनेटेरिस्ट है वो ऐसा समझते हैं, मतलब जो मनी ओरिएंटेड होते हैं वो मानते हैं कि इन्फ्लेशन इज अ नेट और अ शेयर कॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. मार्केट में मनी सप्लाई વધારે છે. तो फ्रेंड अगर मनी सप्लाई, हाँ उसके रीजन आप वो सोचेंगे सर लेकिन मनी सप्लाई क्यों ज्यादा होगा, उसके मैनी रीजन है जो नेक्स्ट रीजन में है. नेक्स्ट पॉइंट वही है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंस. और एक प्रैक्टिकल बताऊं, बुक को भूल जाओ, कि मनी सप्लाई क्यों बढ़ेगा. अभी की सिचुएशन, गवर्नमेंट सोच रही है कि कोरोना इफेक्ट है, लॉकडाउन है, फ्यूचर में इकोनॉमी को एक्सेलरेट होने में આપણું ઇકોનોમીને ધમધમતા વાર લાગશે. તો इसे ધમધમાएंगे कौन, गवर्नमेंट. वो पैसे શુદ્ધ ગુજરાતીમાં પૈસા ઠાલવશે ઇકોનોમીમાં અને ઠાલવી રહી છે બેંક્સમાં, લોઅર રેટ પર લોન્સ. इतने लाख लोगों को फ्री किट ऑफ ग्रेन्स એટલે અનાજની કિટ આપવામાં આવી. એ બધા પૈસા जन धन योजना, ये बाद में अपने को आएगा. 500 रुपीज गरीबों को दिए जाएंगे. ऐसे ही दूसरे एड्स है, एआईडी एड्स એટલે हेल्प. तो मार्केट में पैसों ठलवायो, एनी डैम रीजन, मतलब कोई भी रीजन से मार्केट में पैसे, गवर्नमेंट ने सोचा प्लानिंग से कि करेंसी नोट ज्यादा इश्यू करते हैं. प्लानिंग से हाँ, मन फावे तेम नहीं कि चल सपनू आयु करेंसी नोट. बाय एनी वे हुक और क्रुक मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज થઈ ગયો. ड्यू टू दैट द पीपल डिमांड इज इंक्रीजेस. बट जितने रेशियो में फटाफट मनी सप्लाई बढ़ता है उतने रेशियो में प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ेगा. सेम डिमांड मोर, सप्लाई इज कांस्टेंट लेस, तो प्राइस राइज ही होगा ना. मतलब डिमांड वाले फैक्टर का पहले वाला ए वाला रीजन कौन सा था, इंक्रीज इन अ सप्लाई ऑफ मनी आना चाहिए. और यहां पे वो मैक्लब का डेफिनेशन है कि બહુ બધા પૈસા બહુ ઓછી વસ્તુઓ પાછળ ભાગે છે. टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स नोन एज इन्फ्लेशन आना चाहिए दोस्तों. ये पहले वाला रीजन था, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं मनी सप्लाई इंक्रीजेस. बुक में शायद ऐसा लिखा है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, तो डायरेक्ट लिखो ना मनी सप्लाई इंक्रीजेस. सेकंड जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं वो वाला है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, चाइना, इंडिया या दूसरे, गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू इंस्टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर. बुक में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है, ब्रिज कैंडी, अरे मतलब हॉस्पिटल्स, ब्रिज हॉस्पिटल्स क्या कहते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन. सूरत का जो एयरपोर्ट था वो नेशनल देन इंटरनेशनल भल भली जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है.
बेसिक फैसिलिटीज है, एमेनिटीज है, इन सबके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है. बट इफ गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ઇન કમ્પેરિઝન ઓફ ઓવરઓલ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ, એટલે ગવર્મેન્ટ આખા નેશનમાં જેટલું ઉત્પાદન થાય, પ્રોડક્શન થાય ગુડ સર્વિસ, એનાથી વધારે પૈસો રોટેટ કરશે, which leads but obvious to what? गवर्नमेंट का इतना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल समझते हैं, बुक जाए बाढ़ में. गवर्नमेंट નો ખર્ચો એટલે કોની ઇન્કમ? ટેલ મી. ગવર્નમેન્ટ पैसा खर्च करे तो કોની ઇન્કમ થવાની? આપણી. वाइसा वर्सा अकाउंट यार उनका एक्सपेंस होगा तो लोगों की इनकम होगी ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फैसिलिटी बढ़ेगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी मनी इनकम, और लॉन्ग टर्म में तो रियल इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी. इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि लोगों के पास मनी ज्यादा होंगे, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. मतलब डिमांड बढ़ाने वाले जिसके सामने सप्लाई कांस्टेंट है या स्लो रेट से बढ़ रहा है, उसका पहला फैक्टर था सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज. गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा तो भी अपने पास मनी का सप्लाई ज्यादा हो जाएगा. और थर्ड वाला है जो अपना 5th चैप्टर है वो पॉपुलेशन. उसका एक डायलॉग है, इंडिया प्रोड्यूसिस ऑस्ट्रेलिया इन अ 1 ईयर. એટલે ઓસ્ટ્રેલિયાની પોપ્યુલેશન તો इंडिया માટે બાપુ 1 વર્ષનું કામ છે. बुक में ऑन एन एवरेज बोला है, अपने इंडिया में ऑन एन एवरेज मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ 2% रेट से पॉपुलेशन बढ़ता है. मतलब अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर इंडिया में 1.5 से 2 करोड़ लोग ऐड होते हैं. फ्रेंड, वो ऐसे ही ऐड होता है या उनकी डिमांड भी बढ़ेगी? बुक में नहीं दिया, वो डिटेल में बताऊं. अगर वो बच्चे होंगे तो वो वाली डिमांड बढ़ेगी उनके. आप सॉरी दोस्तों, नैपी से लेकर उनके बेबी शैम्पू से लेकर फिर वो बेबी बाबा और गुरु बन जाएंगे, तब तक की डिमांड. एंटरटेनमेंट, बाइक, सेलफोन. फ्रेंड, पॉपुलेशन इंक्रीजेस तो डिमांड बट ऑब्वियस क्या होने वाला है? इंक्रीज. प्रैक्टिकल समझिए. इसीलिए वर्ल्ड के मेजर कंपनीज, समझाने के लिए बता रहा हूं, इंडिया के ऊपर या चाइना के ऊपर वॉच रखते हैं, कारण के ત્યાં डिमांड બહુ વધી છે. આટલા બધા લોકો એટલે डिमांड વધા. सिंपल है ना, एक जगह पॉपुलेशन 1 करोड़ है कोई नेशन का, तो वहां पे 1 करोड़ लोग डिमांड फेंकेंगे. इंडिया का 130 करोड़ अगर पॉपुलेशन है तो इतने लोग डिमांड फेंकेंगे, सामने वाला तो दब जाएगा यार. और मान लो टेक्स्ट का सेकंड पैराग्राफ है, उसमें ऐसा बोला है, मतलब सेकंड पार्ट में, कि जहां पे पॉपुलेशन कांस्टेंट है बट उनकी मनी या रियल इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज. तो भी वो किसके तरफ लीड करेगा? इन्फ्लेशन के तरफ. फ्रेंड, टॉपिक ओवर है. और इसके बाद वाला जो फैक्टर है उसके तो सब पॉइंट्स भी नहीं है, एक ही पॉइंट है. मतलब व्हाट आर द कॉजेस फॉर इन्फ्लेशन? पहला था ड्यू टू डिमांड. डिमांड वाले फैक्टर जिन्हें कहेंगे डिमांड पुल, डिमांड थी खेचाइलो इन्फ्लेशन. उसके इंटरनल यानी अंदर ना 3 पार्ट था. मनी सप्लाई इंक्रीजेस फर्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, एंड थर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सेट्रा. इन सबसे डिमांड हायर होगी, सप्लाई स्लो या कांस्टेंट होगा. ये आखिरी डायलॉग हर एक में होता है. इट लीड्स टू द प्राइस राइज. मतलब अपन अटवा जाते हैं प्राइस राइज के चंगुल में. इसे इंग्लिश में बोलते हैं विशियस सर्कल. एकदम खराब चंगुल में फंसाई जाओ आना चाहिए. व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? हर एक की सोच अलग होती है. मैंने कहा जो मॉनेटरियलिस्ट है वो मनी वाइज सोचते हैं, और जो कॉस्ट के एलिमेंट से देखते हैं, कॉस्ट को मेन मानते हैं, वो ऑथर्स है. वो कहते हैं इन्फ्लेशन कॉस्ट की वजह से होता है, जिसे कहते हैं कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. जो पैराग्राफ में एंड में कहा अंडरलाइन कर लेना. मेरी जो बुक है मैंने तो ऊपर लिख ही लिया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. शॉक लगा. फ्रेंड, मुझे ये बताओ कॉस्ट क्यों बढ़ती है? व्हाई द कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस? साफ है, जो उसके फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं. लैंड क्यों? फ्लैट के प्राइस ज्यादा है. जो रेट में वेसू रोड पे सेम डायलॉग है, आपको एक फ्लैट मिलेगा उतने में तो आप अमरोली में अपना बहुत बड़ा बंगलो बांध सकते हैं. तो रेट में इतना फर्क क्यों? क्योंकि वहां पे लैंड की प्राइस ज्यादा है. और इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, लैंड, लेबर. अपने सूरत में जो कड़िया हो, मेसन रोजना 600 रुपया चार्ज करे, शायद वही मेसन कोई और गांव में सर्विस देगा तो उसके डेली 100 रुपए भी नहीं मिलते हो. मतलब फ्रेंड, लेबरर्स है, लैंड है, कैपिटल નું વ્યાજ, इंटरेस्ट, एंटरप्रीनर જે ओनर હોય, आप कोई भी
उसका जो सर्विस का चार्ज होता है वो, जैसे अभी मुकेश अंबानी ने अपनी बोनस या सैलरी छोड़ दी, उसका आंकड़ा बहुत बड़ा होगा, ये लोग ना चार्ज, रो मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े फैक्ट्री में वाटर, सारे टेक्सचुअल वर्ड है। मतलब जो चीज बनती है, पका रहा, मतलब अगर प्रोडक्शन के लिए जो आपको चाहिए, रो मटेरियल है, मजदूर चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मनी चाहिए, दिमाग जो ये रो मटेरियल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उसके प्राइस अगर इंक्रीज हुए तो मने बताओ वस्तु मोंगी थशे के सस्ती थशे, प्राइस उसका बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज। फ्रेंड बुक्का हो रहा है तो भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, अपन कहीं पे पूछते हैं कि आना प्राइस કેમ વધી ગયા, તો પેલા એમ કહેશે કે જવા દો ને, પહેલા રો મટીરિયલ આપણે 200 ખાવા જઈએ ને કહીએ ને કે પ્રાઇસ કેમ વધી ગયા, દાળના પ્રાઇસ વધી ગયા, सांभरना रेट वधी गया, या तो इसकी वो हमारे कारीगर ने ज्यादा पैसे मांगे, अभी इतने मांग रहे और हमने प्राइस बढ़ा दिए। मतलब सेकंड वाला जो फैक्टर है, मेजर फैक्टर है डिमांड पुल, और नेक्स्ट वाला कौन सा था, कॉस्ट पुश। आप पैराग्राफ में लिखना दो एक तो मजा आएगा, जिनमें वही कहा है कि अगर जो कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रो मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो आपके मन में कोई और एक है कि आपन कॉस्ट, आप एक आध एलिमेंट और सोचना, चलो अभी मिलके सोचते हैं और कौन सी चीज कॉस्ट को अफेक्ट करती है उस वक्त। शायद हाँ रेंट, अगर आपने भाड़े पे शॉप लिया ऐसा, मतलब लैंड के अंदर रेंट भी भाड़ू वधी, ओ हाँ नानपुरा एरिया जहां पे रेंट के रेट हमेशा इंक्रीज होते हैं और हर एक साल बढ़ते हैं, तो फ्रेंड प्राइस राइज होने ही वाला है। मतलब हमने मेजर 2 फैक्टर पढ़ लिया है, डिमांड पुल जिसके 3 इंटरनल फैक्टर्स थे, और अभी कौन सा फैक्टर पढ़ा, कॉस्ट पुश। ये कौन सा फैक्टर्स थे मेन। फ्रेंड जहां पे करेंसी नोट्स होते हैं वहां पे चिल्लर भी होता है ना, मन में क्या सोच रहे हैं कि आप करेंसी नोट में चिल्लर, सोचना बताना मत, डांट लूंगा। अदर फैक्टर भी होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए स्पाइक करते हैं राइस में, स्पाइक मतलब वधारो करे, ये टेक्सुअल वर्ड है जो यूज करा गया है। उनमें 1-2 फैक्टर मैं बताऊं। मान लो मेरा पूरा बिजनेस, कुछ चीजें मैं इंपोर्ट करता हूं, बाहर से फॉरेन से खरीदता हूं, उसके ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिकल जाते हैं कुछ लोग, हाँ जैसे इंडिया, सूरत, डायमंड रफ, एंट्रप अथवा ત્યાંથી खरीदता हो या आपने, तो रफ के प्राइस इंक्रीज हुए तो पॉलिश्ड डायमंड के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। यार सीधा है ना, मतलब एनीथिंग विच यू आर इंपोर्टिंग, बाहर से आप खरीदते हो, लेकिन बाहर से जो आप खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एना प्राइस वधी जवाना, तो ओवरऑल प्राइस वधी ज जवाना छे। कॉन्टिंजेंसीज या फ्रेंड इमरजेंसी में कुछ ऐसा हुआ, 1 मिनट, अभी जो चल रहा है वो इमरजेंसी नहीं तो और क्या है, कोरोना, लॉकडाउन, एक्शन हो रहा है, एक दिन पहले अनाउंस हो रहा है कि सारे शॉप्स खुलने वाले हैं लोग तो खुशहाली में आ गए थे कि जो पान मावा गुटखा उसका भी शॉप खुल जाएगा, और अभी अचानक से ठप नहीं खुलने वाले। इमरजेंसीज में भी कभी प्राइस राइज हो जाता है, जिसका अनुभव अभी देश में अरे पूरे वर्ल्ड में हर कोई फेस कर रहा होगा। એટલે कंटिजेंसीज में पण, इमरजेंसी में पण प्राइस राइज થઈ જાય। लेकिन टेक्चुअली हेडिंग वाइज नीचे 3 एक फैक्टर है वो बताना चाहूंगा, अदर फैक्टर्स। ये पढ़ लो तो आपका चैप्टर ओवर होगा। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, पीछे पेज मत घुमाओ दोस्त, वहां पे एक्सरसाइज है, सर को इतना तो पता होता है। ओके, जो 3 फैक्टर्स है, अदर फैक्टर जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं, पहले वाला टैक्स, टैक्स इंक्रीज हुआ। फ्रेंड गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट्स, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स के रेट इंक्रीज करे। हमने पढ़ा था प्रैक्टिकल के 2 टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ज्यादातर टैक्स इनडायरेक्ट होता है, और मान लो मेरा इनकम के ऊपर टैक्स बढ़ा तो मैं क्या करूंगा, फीस बढ़ा दूं, मैं अपने ऊपर क्यों बर्डन रखूं, और वो चैनल चलता जाएगा। टैक्स इंक्रीज होने से जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, मतलब मान लो पहले 100 रुपए की चीज है और टैक्स है 8 रुपीज, तो वो कितने में पड़ेगा आपको, 108। अब 100 रुपए की चीज है, टैक्स 10 रुपीज है, तो वस्तु कितलामा पड़े दोस्तों, 110, 100% सच। मतलब टैक्स इंक्रीज होने से डेफिनेटली प्राइस राइज हो जाएंगे, और इससे भी अपन इन्फ्लेशन मांग सकते हैं। मन में आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए जो मुझे हुआ, कोई पूछता नहीं, तो आप सोचेंगे सर इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती क्यों है। माइल्ड, समझ लेना, माइल्ड इन्फ्लेशन इज डिजायर्ड फॉर एवरी इकोनॉमी। हम लास्ट ईयर वो बजट में पढ़ चुके हैं। थोड़ू घणું इन्फ्लेशन चालશે પણ हद बहारનું नहीं।
जैसे अभी आप पेरेंट्स के टोके बिना मोबाइल का यूज करते हैं, क्योंकि હવે અટ્રેક્શન જ જતું રહ્યો છે મોબાઈલ મચડી મચડીને બાપુ, એટલે હવે એમ થાય મોબાઈલ दूर रख तो शांति, वो सर बराड़ेंगे, मतलब कुछ ना कुछ बोल देंगे। मतलब पहले आ जाएगा टैक्स का लेवल इंक्रीज हो जाना। सेकंड, 70% क्रूड ऑयल अपन बाहर से इंपोर्ट्स करते हैं, पेट्रोल डीजल ऑयल जिनमें से बनता है। तो अगर ईस्टर्न एशियन नेशंस है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, એ લોકો પાસે આપણે પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ બાય કરીએ। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज हो गए तो फ्रेंड अपने नेशन में भी प्राइस बढ़ेंगे ना। और पेट्रोल डीजल तो ऐसा है, उसके प्राइस तो हर एक को अफेक्ट करेंगे। हमें लगता है वो व्हीकल में यूज होता है फ्रेंड, ऑयल एंड ऑल यूज्ड इन फैक्ट्रीज प्रोडक्शन, એટલે पेट्रोल या डीजल के प्राइस बढ़ेंगे। मतलब पेट्रोल ना प्राइस बढ़ के बढ़े तो दरेक प्राइस बढ़ के बढ़े, दरेक ना प्राइस વધવાના જ છે। ऐसी कोई भी क्रूशियल मैटर जो आप या आपका नेशन इंपोर्ट्स करता हो, वो सॉरी एक यूनिक एग्जांपल ध्यान में आया, जो किट्स होती है जिससे अपन कोरोना चेक कर सकते हैं। मान लो वो कुछ ही नेशंस लिमिटेड मात्रा में बनाते हैं और वो सोल्ड करते हैं और हमें इंपोर्ट्स करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली वी हैव टू पे मोर प्राइस। सवाल नफानो નથી, बनवी तो जो है, એટલે तो इंडिया ट्राई करे कि पोते स्वदेशी इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन हो जाए तो अपने को चीप पड़ेगा, एंड वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर नेशंस। मतलब अदर फैक्टर का पहले वाला पॉइंट कौन सा था? पहला क्या था दोस्तों? टैक्स इंक्रीज हो जाए। तो सेकंड वाला कौन सा था? जो चीज इंपोर्ट्स करते हैं लाइक क्रूड ऑयल, उसके प्राइस इंक्रीज हो जाए। तो लास्ट तो कॉमन फैक्टर है स्कैरसिटी, अछत। कोई भी चीज मुझे बताओ, आप गोल्ड के 10 ग्राम के 40,000 रुपए दे देंगे, 45,000, क्या मैं स्टील दूं आपको तो आप लेंगे मेरे से इतने में? वो क्यों नहीं? लोग स्टील के गहने क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि गोल्ड स्कैर्स है, ओछू मळे छे। जे मेरा ये कॉमन डायलॉग है, अगर स्टील कम मिलता तो अपन स्टील के ऑर्नामेंट्स पहनते और गोल्ड के घर पे बर्तन होते दोस्तों। सिंपल सी बात है। स्कैरसिटी का मतलब कोई भी ऐसी चीज है, कोई एवी वस्तु जेनी डिमांड વધારે છે, सप्लाई ઓછો છે। फ्रेंड बुरा मत लगाना, प्रैक्टिकल और एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। આપણે ડોનેશન શું કામ આપીએ? કોઈ સ્કૂલ્સમાં या કશે બ્લેકમાં કે ઓનમાં પૈસા કેમ આપીએ? કારણ કે એ જગ્યાની ઉસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન का डिमांड ज्यादा है, सीट्स कम है, मेडिकल सीट्स, सप्लाई ઓછો, प्राइस વધતો જ જવાનો। લોકોને ભાઈ જલસા જ છે। मतलब ये स्कैरसिटी, मतलब सॉरी माय मिस्टेक, स्कैरसिटी वाला फैक्टर्स था। तो फ्रेंड लीगली योर चैप्टर इज ओवर। मतलब गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि हो सके उतना इन्फ्लेशन को, फ्रेंड इन्फ्लेशन ने काबू में राखવું જોઈએ, हद बहार न થવો જોઈએ। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, फाइनेंशियल, मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी। मैं सारे पॉइंट्स आपको एक बार फिर से बता दूं। अब तक हाँ, आज का आपका होमवर्क, फ्रेंड मैं सेशन कंप्लीट करने जाऊंगा लेकिन सिर्फ इसके एमसीक्यू पढ़ाने के बाद। फ्रेंड आपका आज का पहला होमवर्क, व्हाट इज इन्फ्लेशन, वो उसका प्रीफेस, एक आध डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, और नीचे उसके जो 2-3 एस्पेक्ट्स है, वो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, शॉर्ट पीरियड में कुछ ही कमोडिटीज के प्राइस बढ़े, वो इन्फ्लेशन नहीं, या फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो तो भी वो नहीं है, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, जिनमें डिमांड पुल। फ्रेंड एग्जाम में अगर कहे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन तो दोनों लिखने होंगे, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। 5 मार्क्स का हो तो शायद अदर फैक्टर्स भी लिखने हो, या 3 मार्क्स में हेडिंग भी लिख लो तो भी चलेगा। ओनली हेडिंग स्टेट हो तो ओनली हेडिंग, मतलब डिमांड के अंदर भी 3 फैक्टर्स है, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंस, मनी सप्लाई इंक्रीज होना, या थर्ड वाला था पॉपुलेशन इंक्रीज होना, एंड देन आफ्टर कॉस्ट पुश, कॉस्ट वधी जावी, पड़तर, एंड देन आफ्टर अदर फैक्टर्स के अंदर। अब आप मान लो कि इमरजेंसी उन्होंने पैराग्राफ में दी है, पॉइंट्स में नहीं, तो आप 4 पॉइंट बना दो ना। टैक्स इंक्रीज, स्कैरसिटी है, थर्ड वाला कौन सा था? टैक्स, स्कैरसिटी है, इंपोर्ट्स के प्राइस बढ़े, और वहां पे इमरजेंसी लिख ले तो टीचर को लगेगा यू हैव यूज योर ब्रेन। इमरजेंसी या कॉन्टिजेंसीज उन्होंने पैराग्राफ में कहा और आपने हेडिंग में लिखा है, तो यहां तक आपका होमवर्क होगा आज का। फ्रेंड अपन सेशन एंड करने वाले, लेकिन उसके पहले एक बार एमसीक्यू पढ़ लेते, और अगर मन हो तो 3 या 4 ही 1 मार्क हो तो 1 मार्क, वो आपका आखिरी होमवर्क होगा। ओके, पॉज लेंगे आप। फ्रेंड अपन आखिरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका आखिरी होमवर्क होगा। फिर मैं सेक्शन ए और बी सॉल्व करवाने जा रहा हूं, एमसीक्यू एंड 1 मार्क आंसर।
बाकी के क्वेश्चन आप ओरली देख लेना, वो होमवर्क में नहीं। रिटर्न होमवर्क आखिरी क्या है, पहले तो वो चैप्टर के बारे में जो कहा है वो होमवर्क, एंड नेक्स्ट होमवर्क क्या है आपका ए एंड बी, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे एमसीक्यू। तो मैं गैस कर दो राइट है क्या रॉन्ग है। पहला, Who gave the definition what is accepted universally in exchange of goods or services is money? फ्रेंड किन्होंने ऐसा बोला है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हें मनी कहा जाएगा। मेरे ख्याल से पहले से हमने रट्टा मार लिया है। किसका सन? रॉबर्टसन। क्या है ऑप्शन में? आना चाहिए दोस्तों। ये कहने वाले कौन है? जो यूनिवर्सली मतलब यूनिवर्स માટે માહિતી કોણે આપેલી? रॉबर्ट के सन, रॉबर्टसन। नेक्स्ट, What is the type of inflation called when there is an increase in demand? फ्रेंड डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन कॉज होता है, हैपन होता है, तो कौन सा इन्फ्लेशन होगा? डिमांड पुल। डिमांड की થાય तो डिमांड पुल, कॉस्ट की થાય तो कॉस्ट पुश। एक फनी बात बताऊं, बंबू से होता हो तो बंबू मारू इन्फ्लेशन, ये नहीं पूछते। नेक्स्ट, What is the value of money during constant and steady price increase? फ्रेंड कांस्टेंट और स्टेडी प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो वैल्यू ऑफ मनी वही रहेगी या डिक्रीज हो जाएगी? डिक्रीज। आपको लगेगा सर वो तो कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट इंक्रीज है प्राइस में और स्टेडी, એટલે प्राइस कांस्टेंट અને स्टेडी इंक्रीज થાય तो मतलब प्राइस कांस्टेंट नहीं होते, वो मतलब वैल्यू मनी की क्या नहीं होती? कांस्टेंट। वो क्या होती जाती है? डिक्रीज। यानी कौन सा वाला ऑप्शन? डिक्रीज्ड। नेक्स्ट, What is the type of inflation when the government controls inflation via rules? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 1 मार्क। जब गवर्नमेंट सब्सिडी, रूल्स या रेगुलेशन से कंट्रोल कर लेती है आर्टिफिशियली, रियली नहीं, हाँ आर्टिफिशियल એટલે आर्टिफिशियल, तो कौन सा इन्फ्लेशन होगा? सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। 1 मार्क के लिए अगर आपको पूछे तो व्हाट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, तो जब भी लिखा है व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइस वाया दिस दिस एंड दिस, तो वो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होगा, आना चाहिए। नेक्स्ट, Which economist believes that the true inflation is caused when there is rise in prices even when there is full employment? ये मैं आपको इनडायरेक्ट रट्टा मरवा चुका हूं। कौन सा इकोनॉमिस्ट ये मानता है कि प्राइस बढ़ता ही जाए लेकिन इन्फ्लेशन तब होगा जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो, उसके बाद भी प्राइस बढ़े? तो हु सेड? केन्स। केन्स ने ऐसा कहा था। मतलब अपन इसी स्टाइल से पढ़ेंगे भाई, दो एक ऑथर इकोनॉमिस्ट है, मेन जो पूछने लायक है उसे लर्न कर लेंगे, फिर धीरे धीरे लर्निंग के बाद एक आध पैचअप मारेंगे तो विदाउट रेक्टिफिकेशन वो लर्न होगा। नेक्स्ट, What is the economic system called that allows exchange फ्रेंड of ये फनी है, आप खुद सोचो ना मन में कौन सी। हाँ, विच इकोनॉमिक सिस्टम called that allows exchange of rice instead of clothes? ये कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जो राइस के बदले में क्लोथ्स को एक्सचेंज करवाता है? Barter system. बार्टर सिस्टम। मनी तो है ही नहीं, गुड्स के सामने गुड्स या सर्विस के सामने गुड्स या सर्विस एक्सचेंज होते हैं। कौन सा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम। क्या है ऑप्शन में? वो लास्ट है एमसीक्यू। Last hour. लास्ट, Which of the following can be used as the best means for storage of value? मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए एमसीक्यू के, उनमें से कौन सी चीज स्टोरेज के लिए ज्यादा यूजफुल है? मतलब इन्हें વધારે पीरियड સુધી स्टोर करी। फ्रेंड मैं हमेशा एक बात मानता हूं, હું आंसर लर्न ना करूं, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बराबर मगजમાં આવડી ગયો, आंसर આવડવાનો છે। कई कई वस्तु છે उनमें से देखे जिन्हें ज्यादा पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। पहले वाला ऑप्शन Crops. क्रॉप्स એટલે ग्रेन, व्हीट, राइस, ये तो बगड़ी जाए। सेकंड Animals. स्टिल एनिमल्स को भी बहुत लंबे पीरियड के लिए क्या नहीं कर सकते स्टोर, एमना कहता है एनिमल बगड़ी जाए। नेक्स्ट, Stones, minerals. स्टोन्स को कर सकते हैं लेकिन प्रेशियस स्टोन्स को टफ है, शायद टेम्परेचर से चेंज आना ने मिनरल्स ने स्टोर करવું टफ છે। मिनरल એટલે इनमें गोल्ड भी माइन्स आ जाए, क्रूड ऑयल भी आ जाए જેની ખાણો હોય, ખાન। ચોથા Coins. કોઇન્સ। તો ચારોમાં કઈ વસ્તુને વધારે પીરિયડ સુધી આપણે સ્ટોર કરી શકશું? ए, बी, सी या डी? डी, कॉइन्स। आना चाहिए दोस्तों। लास्ट चीज आज के लिए पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड। लास्ट अपन 1 मार्क वाले आंसर पढ़ेंगे, लेकिन आपके तसल्ली के लिए आपके होमवर्क में क्या है? प्रीफेस, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्स्ट्रा मैटर्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन जिनमें डिमांड पुल है उसके बारे में लिखना है, और उसके 3 फैक्टर कॉस्ट पुश के बारे में लिखना है आपको,
और अदर के बारे में भी एक पैराग्राफ लिखना है एज यूजुअल टेक्स्ट वाइज, और फिर अदर्स के वाले भी 3 फैक्टर्स, और देन आफ्टर क्वेश्चन 1 जो एमसीक्यू था और क्वेश्चन 2 पढ़ा के मैं बाय बाय सिया टाटा बोल दूंगा आपको, 1 मार्क आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। Write the meaning of barter system. टफ है यार, मेरे को तो नहीं आता। एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट। Write the definition of money given by Marshall. फ्रेंड मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है मार्शल ने क्या डेफिनेशन बताई है, इतना लॉजिक पता है, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी डाउट और हेजिटेशन। कोई पण एवी वस्तु जेने डाउट के शंका वगर एट एनी टाइम एट एनी प्लेस તમે એક્સેપ્ટ કરી લો તો એ મની 99% રાઈટ, રટેંગે નહીં લોજિક। એટલે ડાઉટ કે ખચખાટ વગર હેઝિટેશન વગર વસ્તુ એક્સેપ્ટ થઈને મની કહેવાય એવું કોણે કીધેલું? માર્શલ। कॉमनली ऐसे याद रख लेना, एग्जिट रट्टा मारने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट। Normally, what is inflation? तो सेम डायलॉग, व्हाट इज इन्फ्लेशन? नॉर्मली when there is a constant price rise for a long term and in every sectors, all the sectors, और केन्स को भी टपका दो ना, even after the full employment સતત પ્રાઇસ વધે, દરેક સેક્ટરના પ્રાઇસ વધે લોંગ પીરિયડ માટે, અને એ પણ ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય એના પછી એને ઇન્ફ્લેશન કહેવાય दोस्तों। इससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लर्न हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, इससे परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है। खत्म। नेक्स्ट। What is cost push inflation? Friend, what is cost push inflation? Due to increment in a cost, the inflation cost, मतलब cost વધવાથી જે ઇન્ફ્લેશન થાય એને શું કહેવાય? cost push inflation। खुद आप सेटिस्फाइड नहीं होते, एक एग्जांपल दे देना, इफ वेजेस इंक्रीजेस, इफ रेट ऑफ लैंड इंक्रीजेस, या तो अपन कहेंगे कि जो प्रॉफिट देना है एंटरप्रीनर को वो इंक्रीजेस, એટલે કોસ્ટ રો મટીરિયલ ના પ્રાઇસ, એટલે કોઈ પણ કોસ્ટની इंक्रीमेंट થવાથી જે ઇન્ફ્લેશન થાય वो कौन सा इन्फ्लेशन है? कॉस्ट पुश। ऐसे ही और डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन होता है तो वो डिमांड पुल वाला इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट। Completed. फ्रेंड तो मैंने बता दिया आज का सेशन इतना ही, कल से शायद मैं कोई नया चैप्टर शुरू करूं भी रेडी। संडे है, कम पड़ा है, होमवर्क अच्छे से कर लेना। भागो दोस्तों, सेशन ओवर है।